हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पिछले दिन सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ सब कंप्लीट किए थे आप लोग? हाँ सर। कहीं कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आलोक, तुम्हारा तो दिक्कत नहीं है, वो हम समझ रहे हैं, बाकी सबका कुछ आवाज ही नहीं आता है। नो कैसे सर। नो कैसे सर। समझेंगे, कैसे समझेंगे? बोलो भाई, सब कुछ बोलोगे तब ना समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। रुक दो इधर ही। नो सर। सबका क्लियर है? यस सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलो और बताओ, कहीं कोई नॉर्मल रिएक्शन इन सब में किसी का कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास यहीं से आपका स्टार्ट होगा और हम लोग है ना यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू आगे करेंगे। ओके, आज का जो सेक्शन है वो बहुत अच्छा मेजर सेक्शन होगा, क्योंकि आप जो पिछले दिन पढ़े हैं वहीं से हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये तुम्हारे पास एक फिगर है जिसमें आपके पास पुली का एक अच्छा सा अरेंजमेंट आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, पुली का एक अच्छा सा अरेंजमेंट आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब आखिर इस अरेंजमेंट में है क्या जो हम लोगों को सीखना है? किसी भी एक थ्रेड में जिसमें मास नहीं होता, आपको यह सिखा दिया गया है कि वर्क थ्रेड के अंदर एक ही टेंशन का वैल्यू होगा। टेंशन अलग अलग नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस उसके बीच में कोई मास कनेक्टेड हो। तो ये हम लोग सीख रखे हैं। अभी यहाँ पे गौर करो, अगर मान लो जैसे ये हमारे पास एक पुली है, इधर आप इसको टी टेंशन से खींचते हैं, फोर्स से खींचते हैं, तो एक थ्रेड होने की वजह से इधर भी टी काम करेगा। अब देखो, ये पुली है मासलेस। अगर ये पुली मासलेस है, ऊपर टूटी काम कर रहा है, तो याद रखना उसको बैलेंस के लिए नीचे के लिए टूटी काम करेगा। बोलो सही है? यस। ठीक। जब आप आगे रोटेशनल मैकेनिक्स में आएंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स में पुली में मास रहेगा। अगर पुली में मास हुआ तो एक तरफ का टेंशन अगर T1 है तो दूसरे तरफ का टेंशन बदल जाएगा। कोई भी ऐसा पुली जिसमें मास होगा, याद रखना दोनों तरफ का टेंशन बदलेगा। अगर पुली मासलेस है या कुछ नहीं लिखा है मास के बारे में, तो दोनों तरफ का टेंशन सेम होगा। अब इस केस में अगर हम तुमसे बोले कि बताओ भाई नीचे कितना टेंशन, तो T1 प्लस T2। क्या ये दोनों फिगर क्लियर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस। ठीक। अब यहाँ जितना भी पुलीज है सब मासलेस है, क्योंकि जब तक पुली में मास बोला नहीं जाएगा आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो सारा का सारा पुली अभी आपके पास जो है वो मासलेस है, मासलेस। मान लो ये अपने हाथ से इसको नीचे की तरफ खींचता है, तो इसके हाथ पे एक टेंशन लगा टी, तो वो टेंशन यहां भी काम किया टी, वो टेंशन यहां भी काम किया टी, वो टेंशन ऊपर से यहां नीचे भी काम किया टी। ठीक है, टी। अब देखो ये थ्रेड यहां से इधर गया है, टी काम कर रहा है। अगर यहां बात करेंगे तो टी काम करेगा। देखो यहां से यहां तक एक थ्रेड था, एक थ्रेड था, यहां से लेके यहां तक एक थ्रेड था, तो एक ही टेंशन होगा, क्योंकि बीच में जो पुलीज है दे आर मासलेस। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक। अब देखो, जैसे ऊपर टीटी काम कर रहा है, तो क्या नीचे में हम यहाँ बोल सकते हैं टूटी काम कर रहा है? यस सर। यस सर। अब यहां से यहां तक एक थ्रेड है, यहां से यहां तक एक थ्रेड है, तो टूटी काम किया, तो नीचे से ऊपर भी टूटी, फिर यहां भी नीचे से ऊपर टूटी, ऊपर से नीचे टूटी। ये थ्रेड एक है तो इसमें एक टेंशन। अब देखो यहाँ टूटी टूटी ऊपर काम कर रहा है, तो नीचे बोले 40, यस सर। तो यहाँ नीचे से ऊपर 40, तो ये थ्रेड भी 40 और यहाँ भी 40। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। यस सर। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि देखो जी ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास है m,
तो ये 40-40 काम कर रहा, तो आप बोल सकते हैं सर ऊपर की तरफ 8t है और नीचे की तरफ mg है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो पुली के अंदर है ना, आपको कुछ इस तरीके से टेंशन को डिवाइड करना है। पुली के अंदर आपको टेंशन को ऐसे डिवाइड करना है जब थ्रेड रहेगा तो। कोई भी ऐसा पुली जो मासलेस होता है उसमें एक थ्रेड में एक ही टेंशन होता है और पुली के ऊपर का जितना फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे होता है। इस केस में ऐसा है कंडीशन, और अगर उस केस में रोटेशन रहेगा, मोशन रहेगा, तो ये कंडीशन बदलता है, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। डिपेंड्स ऑन कि पुली रेस्ट में है तो ऊपर और नीचे बराबर है, अगर पुली एक्सेलरेट हो रहा है तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ये कंडीशन के हिसाब से बदलता है। और ये तब तक आप नहीं डिस्कस करेंगे जब तक कि रोटेशनल मैकेनिक्स में ना जाए। क्लियर? तो ये चीज, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट ये राइट वाला फिगर सबको समझ में आया? कैसे टी हुआ, फिर कैसे 2t हुआ, कैसे 4t हुआ, कैसे 8t हुआ? सर एक बार और समझा दीजिए सर। पवन बाबू अभी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं। चलिए अब आप बोल दिए हैं तो हम फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक एक थ्रेड है। यस सर। तो एक थ्रेड में एक ही टेंशन का वैल्यू होता है। तो अगर इसके हाथ पे टेंशन T लग रहा है तो ऊपर से T लग रहा है, यहाँ ऊपर से T लग रहा है, नीचे से T लग रहा है, फिर यहाँ नीचे से T लग रहा है, ऊपर से T लग रहा है। ये एक थ्रेड था, एक टेंशन। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में 2t है तो नीचे भी 2t होगा ना? यस सर। तो ये 2t ड्रॉ किए। अब यहां से लेके यहां तक एक थ्रेड है तो 2t है तो 2t, फिर यहाँ पे 2t, फिर यहाँ भी 2t लग रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब यहाँ देखिए फिर से थ्रेड बदला, तो ऊपर 2t 2t 4t, तो नीचे लिखेंगे 4t। तो ये 4t, ये 4t और ये भी 4t। आई होप सो समझ में आया होगा। यस सर समझ गया। चलो अब आपके पास टेंशन का सीरीज खत्म, टेंशन और थ्रेड का जो बात था वो डिस्कशन हो चुका। अब आप लोग सबको ही आइए स्प्रिंग के फोर्स के ऊपर। क्या आप लोग स्प्रिंग देखे हैं? यस सर। ठीक। स्प्रिंग को अगर आप उसके नेचुरल लेंथ से थोड़ा भी इलोंगेट या कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाता। बोलो सही है? यस सर। यस सर। अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से आप उसको इलोंगेट कर दिए हैं तो स्प्रिंग अंदर खींचेगा, और अगर आप उसको नेचुरल लेंथ से दबा दिए तो स्प्रिंग आपको बाहर धकेलेगा। करेक्ट है ना? यस सर। यस सर। तो मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक है और स्प्रिंग शुरू में है इक्विलिब्रियम में, मतलब रिलैक्स पोजीशन में है। स्प्रिंग ना इलोंगेटेड है ना कंप्रेस्ड है, रिलैक्स पोजीशन में है। तो अगर आप स्प्रिंग को कर दिए कंप्रेस तो स्प्रिंग का फोर्स राइट में लगेगा, वो धकेल के उसको ब्लॉक को उसी जगह पे ले जाना चाहेगा जहां शुरुआत में था। इज दिस क्लियर? यस सर। अगर आप स्प्रिंग को कर दिए इलोंगेट, आप स्प्रिंग को खींच के लंबा कर दिए तो स्प्रिंग फोर्स उस ब्लॉक को खींचेगा अंदर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स उस ब्लॉक को खींचेगा अंदर की तरफ ताकि फिर से स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाए, ताकि फिर से स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। मतलब आप हमेशा समझिए कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो उसके फ्री एंड के डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल है। फ्री एंड के डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल है। आलोक एकदम शांत हो गया? कुछ नहीं सर। बोल दिए कि तुमको तो आता इसीलिए क्या? अच्छा तुमको नहीं आता, कोई बात नहीं सर, ऐसा थोड़ी बात है। चलो ठीक है। F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में होगा। आप अगर फ्री एंड को लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स राइट होगा, अगर आप फ्री एंड को राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स लेफ्ट होगा। जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं ना, यहाँ पे कांस्टेंट आता है K। यह है स्प्रिंग फोर्स वेयर K इज
कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। हर स्प्रिंग का अपना अपना नेचर होता है, उसी हिसाब से के का वैल्यू होता है। अगर आप 2-4 स्प्रिंग अपने लाइफ में कभी देखे होंगे तो आप देखिएगा कुछ स्प्रिंग ऐसा होता है जिसको आप जनरली खींचिएगा तो वो लंबा हो सकता है, उसको आप दबा भी सकते हैं। लेकिन कुछ स्प्रिंग आप देखेंगे लेकिन वो होता काफी हार्ड है। जैसे आपके गाड़ी के पीछे वाला, टू व्हीलर में पीछे वाला सॉकर का स्प्रिंग, वो काफी हार्ड है ना। Yes. फोर व्हीलर में भी कुछ स्प्रिंग्स होता है, वो और भी हार्ड है। आप बड़ा बड़ा ट्रेन में भी देखिएगा तो उसके चक्के के नीचे स्प्रिंग जैसा सिस्टम लगा है, वो और भी हार्ड है। कोई भी स्प्रिंग जितना हार्ड होता है, जिसको डिस्प्लेस करना जितना मुश्किल होता है, याद रखना के उतना बड़ा होता है, के उतना ही बड़ा होता है। तुम्हारे पेन में रिफिल के आगे भी एक स्प्रिंग लगता है, देखे हो? Yes, sir. तो वो तो एकदम पतला सा स्प्रिंग रहता, खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, बोल दो उसका के वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो जो जितना आसानी से इलोंगेट होता है के उतना कम होता है, जो जितना डिफिकल्ट टू इलोंगेट के उतना बड़ा। एक्चुअली के है क्या, के को अगर तुम देखोगे तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ होने की वजह से आप न्यूटन पर मीटर उसका यूनिट रखते हैं। तो जितना कम फोर्स से हमारा बॉडी, हमारा स्प्रिंग इलोंगेट होगा, उतना ही उसका के का वैल्यू छोटा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स चाहिए के उतना बड़ा होता है। ये स्प्रिंग फोर्स का नेचर है। के इज कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है। अब हम एक चीज बताते हैं, सुनना ध्यान से। अगर तुम स्प्रिंग फोर्स विथ डायरेक्शन ड्रॉ है, विथ डायरेक्शन इज टेकन, अगर आप स्प्रिंग फोर्स को डायरेक्शन के साथ ले लिए, देन यूज मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड यूज करो, माइनस साइन नहीं यूज करो, मतलब सीधा kx यूज करो। सर क्या बता रहे हैं सर? सर ये बोलना चाह रहे हैं कि कहीं भी अगर आप स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन बना चुके हैं, उसके बाद माइनस मत लगाइए, सीधा kx लिखिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहां से सीलिंग से एक स्प्रिंग इस तरह से अपने नेचुरल लेंथ में हैंग था। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। अब आप स्प्रिंग के फ्री एंड से एक ब्लॉक को हैंग कर दिए, ब्लॉक है 2 kg का। तो जब आप उसको हैंग कीजिएगा तो क्या मेरा स्प्रिंग इलोंगेट होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इलोंगेशन है नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, नीचे की तरफ लगेगा mg। mg का मतलब यहाँ 20 न्यूटन। अगर हम तुमसे बोले फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, आप स्प्रिंग का इलोंगेशन फाइंड कीजिए। इसका मतलब आप ऊपर लगने वाले स्प्रिंग फोर्स को नीचे लगने वाले mg से बराबर कीजिएगा ना। Yes, sir. अब बताओ जरा, स्प्रिंग फोर्स में आप क्या लोगे? स्प्रिंग फोर्स में आप कितना लोगे, बोलो? तो kx लेंगे। kx लोगे या माइनस kx लोगे? माइनस kx, sir. हाँ, तो बस यही हम सुनना चाहते थे, उसमें माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में ड्रॉ कर चुके हो। तुम ऑलरेडी स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में ड्रॉ कर चुके हो, तो तुम माइनस तो कंसीडर कर चुके हो यार, नहीं? Yes, sir. तो आप केवल मैग्नीट्यूड लेंगे kx। अब आप यहीं से x का वैल्यू निकाल लें, यहीं से x का वैल्यू निकाल ले, mg बाई k करके सॉल्व कर दे, जो आया वही आंसर। mg है 20 और x है 100, तो सॉल्व करके वैल्यू हो गया 0.2 मीटर। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, एक दो और प्रॉपर्टी। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई स्ट्रिंग आगे जाके किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होगा, कोई स्ट्रिंग आगे जाके किसी स्प्रिंग से जुड़ा होगा,
जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग और स्प्रिंग जुड़ा होगा, रिमेंबर दैट कि वहां पे स्ट्रिंग का टेंशन T और स्प्रिंग का kx ये दोनों बराबर होगा। ओके, टेंशन T और स्प्रिंग का kx ये दोनों बराबर होगा। समझ में आया? यस। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो जैसे तुम्हारे सामने ये एक पुली है, इस पुली से एक ब्लॉक हैंग है जिसका मास है m1, और फिर दूसरे एंड पे ये पुली का स्ट्रिंग गया और आगे जाके एक स्प्रिंग से जुड़ गया। उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। बोला गया कि देखो भाई m1 का वैल्यू है सपोज 4 kg ज्यादा हो गया 2 kg मान लो, 2 kg। फाइंड elongation in spring, find elongation in spring, find elongation in spring। आपको स्प्रिंग के अंदर का elongation फाइंड आउट करना है। अरे भाई अगर आपको स्प्रिंग के अंदर elongation फाइंड आउट करना है तो एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे टेंशन काम किया, नीचे काम किया m1g, ये टेंशन यहां भी काम किया T ऊपर और नीचे काम किया kx। बोलो समझा? यस। ठीक, सोच के बताना, सब कोई सोच के बताना, सब कोई सोच के बताना। ये ब्लॉक मोशन में है या इक्विलिब्रियम में? सर इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में है तो आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम के लिए कि टेंशन और mg बराबर है। बोलो सही है? यस सर। यस सर। अब आप यहां देख लो, क्या यहां वाला भी पॉइंट रुका हुआ है तो टेंशन और kx बराबर। यस सर। तो इन दोनों से मिलजुल के तुमको मिला कि mg को kx से इक्वेट करके हम लोग x निकाल लें। यस सर। तो जहां भी स्ट्रिंग और स्प्रिंग जुड़ा रहेगा, स्ट्रिंग का टेंशन और स्प्रिंग का kx बराबर होगा। ओके, चलिए भाई अब आ गया है बारी क्वेश्चंस का। तो अपना पेन कॉपी है ना थोड़ा निकाल के बैठिए, जो जो बोलेंगे जैसे जैसे बोलेंगे थोड़ा फटाफट और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, टू ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन फिगर। ड्रॉ नॉर्मल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। अच्छा, दो ब्लॉक को ऐसे एक दूसरे के साथ टच करके रख दिए, क्या ए बी पे कोई फोर्स लगा रहा है? नो सर। कोई नो नहीं। सर। ठीक है, तो यहाँ पे ए का बी पे फोर्स जैसे लिखते देखो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या फिर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये दोनों का आंसर 0 है क्योंकि दे आर जस्ट इन टच कॉन्टैक्ट। अभी हम इस स्क्रीन के साथ ऐसे टच करके खाली खड़ा हो गए, धकेलेंगे नहीं, टच करके खाली खड़ा हो गए, तो मेरे और स्क्रीन के बीच लगने वाला फोर्स कितना? 0। बस वही हाल अभी आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें आपको बस नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बना देना है। देखो तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होता है? बोलो तो जल्दी फटाक से। सर परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो यहाँ का ये है कांटेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ये n1 हो गया, और यहाँ का ये है कांटेक्ट सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर ये n2 हो गया। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, अभी देखिए हम आपको और सिखाते हैं। अच्छा, ये रॉड बताओ मोशन कर रहा है या इक्विलिब्रियम में है? सर इक्विलिब्रियम में। अच्छा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ रफनेस है या नहीं। ओके, अगर यहाँ रफनेस नहीं है तो इसको मोशन करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर यहाँ रफनेस नहीं है ना तो यह जरूर मोशन करेगा। आप मान के चलो, चलो हम आपको बता देते हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको है ना रफ नहीं मानो, आप थोड़ी देर के लिए इसको स्मूथ मान लो। देखो क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मेरे n2 का दो कंपोनेंट होगा, इधर और इधर, यस सर। और mg आएगा नीचे की तरफ।
सुनना सब कोई। Yes, sir. ये N2 का एक कंपोनेंट है जो नेगेटिव x की तरफ है और ये N2 का एक कंपोनेंट है जो y की तरफ है। आप अगर रफनेस नहीं लेते हैं तो N2 का ये कंपोनेंट किसी फोर्स से बैलेंस कहां हो रहा है? ये तो बच जाएगा ना। Yes, sir. तो इसकी वजह से ये पूरा रॉड जो है वो लेफ्ट की तरफ स्लिप करेगा। लेकिन अगर यहाँ रफनेस है तो इधर से लग जाएगा फ्रिक्शन, इधर से लग जाएगा फ्रिक्शन, समझ Yes, गए? sir. और वो उस मैं N2 के एक्स कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। इसलिए देखिएगा कभी भी घर में अगर सीढ़ी उड़ी लगा के आप कोई काम करते हैं ना, तो सीढ़ी का जो नीचे वाला बेस है जो फ्लोर पे रखते हैं आप, वहां देखिएगा अगर वो संगमरमर टाइल्स ये सब लगा तो उसके स्लिप करने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए उसमें एक अच्छा सा रबर का ग्रिप लगाया रहता है ताकि वो जमीन को अच्छे से पकड़े। जमीन को पकड़े मतलब एक अच्छा फ्रिक्शन दे, नहीं तो ये N2 का जो एक्स कंपोनेंट है वो धकेल देगा, ये लैडर जो है, ये रॉड जो है वो लेफ्ट की तरफ स्लिप कर जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन में। लिखा है टू ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट एज शोन इन फिगर, फाइंड ए फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस, फ्लोर और वॉल। फ्लोर और वॉल, ये फोर्स ऑन ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स पे निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। चलिए एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले 10 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सब कोई अपना दिमाग दौड़ाना, कोई खाली बैठा नहीं रहेगा कि हाँ बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं। सब कोई अपना दिमाग दौड़ाइएगा। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन का जब तक चर्चा ना हो तब तक लेना भी नहीं है। आराम से बिना फ्रिक्शन के सोचिए। लेफ्ट हैंड साइड से 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है, इसको N1 नाम ले लो। नीचे की तरफ mg। देखो सोच के बताओ, कोई और फोर्स छूटा है क्या अभी? सर 20 kg का रिएक्शन फोर्स। वेरी गुड, 20 kg का रिएक्शन फोर्स ये रहा इस डायरेक्शन में। दिस इज स्मॉल f। इज दिस क्लियर? यस सर। ये पूरा फिगर देख लीजिए, बताइए ये सिस्टम रुका हुआ है या मोशन कर रहा है? उधर वॉल है, देख ले। सर रुका हुआ है। रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, जो हमारा ऊपर वाला N1 है वो एग्जैक्टली M1G के बराबर। M1G मतलब 10 kg का 100 न्यूटन। और जो लेफ्ट से राइट की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्मॉल f के बराबर। तो अभी तक आपको यहाँ का नॉर्मल और यहाँ का कांटेक्ट फोर्स मिल गया। अब आइए 20 kg के ऊपर 20 kg के बारे में सोचिए। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 20 kg। ये आपका 20 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन से लग रहा है 50 न्यूटन, जो ऐसे वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से। मेरे इस 50 न्यूटन का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा लेफ्ट की तरफ और एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ। अगर ये एंगल 30 है तो ये 30 होगा, तो 50 का नीचे वाला कंपोनेंट 50 cos 30 डिग्री और लेफ्ट वाला कंपोनेंट 50 का sin 30 डिग्री। किसी को डाउट यहाँ कंपोनेंट में? नो सर। नो सर। ठीक, इसका अपना वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ mg का मतलब यहाँ 200 न्यूटन है, 20 kg है। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल काम कर रहा है N2। राइट हैंड साइड से वॉल का एक रिएक्शन काम कर रहा है, दिस इज फोर्स ऑफ वॉल। और एक फोर्स काम कर रहा है क्या?
सर 10 kg का रिएक्शन फोर्स। वेरी गुड। जैसे 20 केजी 10 केजी को लेफ्ट में F से पुश कर रहा है, उसी तरह 10 केजी भी 20 केजी को राइट में F से पुश कर रहा है। अब बताओ सोच के कि ये 20 केजी रेस्ट में है या मोशन में? सर रेस्ट में। हाँ, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 20 केजी, 20 केजी का इक्विलिब्रियम। गौर कीजिएगा, राइट की तरफ कौन फोर्स काम कर रहा है? राइट की तरफ सर 10 kg का रिएक्शन फोर्स। ये F, स्मॉल f। यस सर। लेफ्ट की तरफ कौन फोर्स काम कर रहा है? लेफ्ट की तरफ 50 sin 30 डिग्री प्लस फोर्स ऑफ वॉल। बोलो सही है? यस सर। तो देखो भाई, स्मॉल f पहले से 100 निकाल लिए हो, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो वॉल का फोर्स आ जाएगा। यस सर। अब देखो ऊपर नीचे सोचो, ऊपर नीचे, ऊपर कौन फोर्स काम कर रहा है? ऊपर सर N2। N2। और कोई है क्या ऊपर? नो सर। अब इसको बराबर करो नीचे वाले फोर्स से। नीचे कौन कौन फोर्स काम कर रहा है? सर mg और 50 cos 30 प्लस 50 का cos 30, करेक्ट है? यस सर। mg के जगह 200, इसको सॉल्व कर दो, N2 मिल जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, बोला था फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस फ्लोर एंड वॉल, फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन फ्लोर एंड वॉल ऑन ब्लॉक। तो फ्लोर और वॉल का, फ्लोर का फोर्स N1 N2, वॉल का फोर्स FW निकल गया। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स स्मॉल f निकल गया। बोलो सही है? तो चलो देखो आगे, नेक्स्ट। सब कुछ क्लियर है इसमें? आगे बढ़े। ये तो हम लोग कर रखे थे ना पहले। यस सर। चलिए आ जाइए यहाँ पर। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया क्या? देख लीजिए भाई, ये भी बताए थे। ये बता चुके हैं? यस सर। चलो अच्छा है। ये वाला? यस सर, ये भी बताए हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो सर ये कैसा क्वेश्चन था? अच्छा ठीक है, एक बार कर लेते हैं। हमको लग रहा है दूसरा है। ठीक है, सुनिएगा सब कोई ध्यान से। अगर कभी भी ब्लॉक्स कांटेक्ट में रहा, इफ ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट and they move together, अगर कभी भी इस तरह का सिस्टम रहे जिसमें ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे और दोनों एक दूसरे के साथ 2 3 4 5 जितना भी रहे, सब एक दूसरे के साथ मूव करें। हमेशा ध्यान रखना एक चीज बहुत कॉमन, कि ब्लॉक्स को अगर एक साथ मूव कराना है ना, तो आपको पुश करना पड़ेगा। थ्रेड को हम लोग हमेशा पुल करते हैं, ब्लॉक्स को हमेशा हम लोग पुश करते हैं। इज दिस क्लियर? यस। तो जब भी इस तरह का कोई सिस्टम रहेगा, सबसे पहला काम होता है पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना। उसके लिए आप नेट फोर्स निकालिए और उसमें पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड कर दीजिए। नेट फोर्स निकालिए, उसमें पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड कर दीजिए। देखिए जरा गौर से, क्या हमारा नेट फोर्स कितना है? इस फिगर के हिसाब से नेट फोर्स कितना है? 75 न्यूटन। 75 न्यूटन। तो 75 न्यूटन। टोटल मास कितना है? 5 kg। तो एक्सेलरेशन हो गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना काम आपको शुरुआती दौर में कर लेना है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड कर लेना है। बताओ ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट? सर राइट। सर राइट में। राइट में जा रहा है। ये है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी आपको मालूम है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के जो सॉल्व करना है कर लीजिए।
जैसे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 3 kg का, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम 3 kg का बनाते हैं तो ये रहा आपके पास 3 kg, लेफ्ट से फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन है राइट की तरफ। क्या इस पे कोई राइट से लेफ्ट की तरफ भी फोर्स लग रहा है? सर बी का रिएक्शन फोर्स। वेरी गुड, बी का रिएक्शन फोर्स। चलो इसको लिख देते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। तो क्या बोलते हो, इसको लिखें 100 माइनस फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, sir. 100 माइनस फोर्स एक्टिव बिटवीन ए एंड बी, यहाँ मास 3 लीजिए, एक्सेलरेशन 15 लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिए, 45 हुआ, इसमें से माइनस कर दो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, क्या ये 55 आएगा? Yes, sir. यस सर। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हम बी से बनाएंगे, बी से, तो बी से बना लो यार। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, चलिए बी लीजिए, तो ये आपके पास बी है, बी पे लेफ्ट से राइट की तरफ ये रिएक्शन वाला बात है, और राइट से लेफ्ट की तरफ ये 25 न्यूटन है, और इसका एक्सेलरेशन राइट है। बोलो इक्वेशन क्या लिखोगे? सर एफ बी ए माइनस 25 न्यूटन इक्वल टू एम ए। वेरी गुड, एफ बी ए माइनस 25 इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन। पुट करके सॉल्व कीजिए, सेम आंसर आएगा। पुट करके सॉल्व कीजिए, सेम आंसर आएगा। जो आप यहां से कोई बनाए, यहां से कोई बनाए, कहीं से कोई बनाए, सही बनाएगा सेम आंसर आएगा, सही बनाएगा सेम आंसर आएगा। देख लो, कहीं कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक, क्या बोलते हो, इस क्वेश्चन को छोड़ दें आपके लिए? यस सर, छोड़ दीजिए। चलिए देख के खाली हमको बता दीजिए एक्सेलरेशन कितना है, केवल देख के बताना है एक्सेलरेशन। Sir, 2 meter per second square. क्या सभी का आया 2? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, किधर आया, लेफ्ट या राइट? सर राइट। राइट Yes, की sir, तरफ। right. चलिए ठीक, अब हम ये आपके भरोसे छोड़ते हैं, नहीं बनेगा तो आप अगले दिन पूछ लीजिए, लेकिन ट्राई करके आइएगा तब मजा आएगा। सर ये सब आप पिछले क्लास में बताए थे। नहीं रोही, एक्चुअली बहुत कोई है जो नया है ना, उसके लिए काम हो रहा है, Yes, sir. सबको लेके चलना पड़ता है। अगला देखो, कंडीशन व्हेन स्ट्रिंग हैव मास। अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे, जो लोग भी हैं, अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे, आप लोग एक चीज पे ध्यान दिए कि आपका जो स्ट्रिंग था वो मासलेस था। यस। ठीक, यस सर। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग हो जिसमें मास हो, या फिर उसको जगह पे रोप लिखा हो, तो ऐसे केस में याद रखना, each point of a string have different tension। जो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट होगा वहां अलग अलग टेंशन होगा, जो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट होगा वहां अलग अलग टेंशन होगा, सब जगह एक तरह का टेंशन नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरह का टेंशन होगा। क्लियर है? ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग टेंशन होगा। कोई भी पोर्शन अगर आप उस रोप का या स्ट्रिंग का लेते हैं, तो मास ऑफ एनी पोर्शन प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोर्शन होगा। कोई भी पोर्शन का जो मास है वो उस पोर्शन के लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस पोर्शन के लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोई भी अगर पोर्शन का आप मास लेंगे। जैसे आप देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह का रोप है जिसका लेंथ है 5 मीटर और मास है 3 kg,
5 मीटर का रोप है, मास है 3 केजी। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि बताओ भाई व्हाट इज मास फॉर लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर के लिए मास बता दो, 2 मीटर के लिए मास, तो आपको चलना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से। 5 मीटर का 3 केजी, तो लिखेंगे 3/5 इंटू 2। यस। अगर हम आपको बोलेंगे कि देखो जी इसका 4 मीटर के लेंथ का मास बता दो, तो वही आप करेंगे 3/5 इंटू 4। तो जितने पोर्शन का आपसे मास पूछा जाएगा, आप यूनिटरी मेथड से उतने पोर्शन का मास फाइंड आउट करें। ये तरीका होता है, ठीक है, ये तरीका होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ो। मान लो जैसे तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, बोला 5 kg block has rope of mass 2 kg attached to its underside and a 3 kg block is suspended from the other end of the rope. The whole system is accelerated upward is 2 meter per second square by an external force F naught. What is F naught? What is the force on rope? What is the tension at the middle point of the rope and so on so on. यही सब आपसे पूछा है, ठीक है, ये सब चीज आपसे पूछा है। अब देखिए, अगर कोई बोले कि सर F naught कितना होगा, कोई आप में से बता सकता है कि ये F naught कितना होगा, कितना फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स है। वही तो हम बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये इतना बेसिक क्वेश्चन हो गया है पहला वाला, कि जो लोग हाई फाई सोचते रहेगा हमेशा उसके लिए फंसना तय है। जरा गौर करना, सुनना। फोर्स एक्सटर्नल ही पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट कर रहा है और क्वेश्चन में एक्सेलरेशन मेंशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, ये जो आपके सामने हम फोर्स बोल रहे हैं, ये जो हम आपके पास फोर्स बोल रहे हैं, आपसे पूछा गया कितना फोर्स हो कि एक्सेलरेशन ऊपर हो। जरा गौर कर लेना, ये 5 केजी, ये 2 केजी, ये 3 केजी, ये तीनों मिलके नीचे की तरफ एक mg क्रिएट करा, m1 प्लस m2 प्लस m3 का g। यस। यस। अब बोलो F नॉट ऊपर लग रहा है, F नॉट हम लोग को निकालना है। F नॉट ऊपर लग रहा है और नीचे लग रहा है m1 प्लस m2 प्लस m3 का g। बोलो ठीक है। यस। And that will be equals to m1 plus m2 plus m3 into acceleration 2। सॉल्व करके F नॉट निकाल लो, आंसर। बोलो ठीक है। 20 न्यूटन। ठीक है, जो आया है। कितना आया? निकाल लेना अपना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो ये सही। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, व्हाट इज द फोर्स ऑन रोप। रोप पे फोर्स बताना है, रोप पे फोर्स बताना है, केवल रोप पे फोर्स बताना है। अच्छा भाई, अगर रोप पे केवल फोर्स बता रहे हो, फोर्स ऑन रोप, तो ये तो बहुत ही आसान है कि आप मास ले लीजिए रोप का और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोले सही है? यस सर। तो रोप का मास है 2 केजी और एक्सेलरेशन भी है 2। रोप का मास है 2, एक्सेलरेशन भी है 2, सो इट इज 4 न्यूटन। अब व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप। रोप के मिडिल पॉइंट पे आपको टेंशन बताना है। अच्छा, जब आप रोप के मिडिल पॉइंट पे जाएंगे तो रोप का 2 केजी में 1 केजी ऊपर 1 केजी नीचे हो जाएगा। यस सर। तो क्या थर्ड क्वेश्चन के लिए हम आपके सामने फिगर को कुछ ऐसे बना सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन के लिए हम आपके सामने फिगर को ऐसे बना सकते हैं, ऊपर लग रहा है F नॉट, यहाँ पे 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 केजी यहाँ है, और नीचे में 3 प्लस 1 4 केजी नीचे है। बोलो समझ में आया ये? यस सर। और बीच में एक हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है। ये हाइपोथेटिकल वही मासलेस स्ट्रिंग है जिसका पढ़ाई अभी तक आप कर रहे थे। आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग से ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है।
तो अगर हम इस मासलेस हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग में अगर हम टेंशन निकाल दे तो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि मिडिल पॉइंट पे टेंशन निकालो, मिल जाएगा? यस सर। तो डायग्राम देखो, फ्री बॉडी डायग्राम देखो और समझो। 6 केजी का नीचे की तरफ mg 60 न्यूटन, इसका एक टेंशन T, फिर यहां भी एक टेंशन T, और फिर 4 केजी का नीचे की तरफ 40 न्यूटन, और ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन क्वेश्चन में मेंशन है। क्या आप यहां से सॉल्व करके T निकाल लेंगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। चलिए हम भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं। आप बताइए किस हिस्से से आप इस टेंशन को निकालना चाहते हैं, 6 केजी वाले पोर्शन से या 4 केजी वाले पोर्शन से? बोलिए। हाँ, किससे निकालना चाहते हो? सर 4 केजी। चलो 4 केजी, तो 4 केजी को कहीं हम बनाना चाहेंगे। ये रहा तुम्हारा 4 केजी वाला पोर्शन। तो 4 केजी पे ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है 40 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हम सीधा सीधा लिख दें, T माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए। सॉल्व करके T निकाल दो आंसर। बोलो, समझ में आया? यस सर। अच्छे से देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए, 1-2 मिनट लीजिए, अच्छे से देखिए, दिमाग दौड़ाइए। तो चलिए जी, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक एज शोन इन फिगर। ये एक फिगर दिया गया, बोला गया इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालिए। चलिए अब यहां से केस थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, सो बी केयरफुल। ये तो पता चल रहा है ना कि ये दोनों एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ। यस सर। यस सर। आप पहले 2 kg ब्लॉक का बात करें। फॉर 2 kg ब्लॉक, ये फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का। मान लो यहाँ पे एंगल है हम लोगों का 37 डिग्री। ये 2 kg ब्लॉक है, मास हम उसका m1 लिख रहे हैं। तो m1 का नीचे वाला कंपोनेंट हो गया m1g, ये इधर वाला कंपोनेंट हो गया m1g का साइन 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया m1g का cos 37। ये रहा तुम्हारे पास नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हो, सही है सब कुछ? यस। कुछ फोर्स छूटा है क्या? कुछ फोर्स छूटा है क्या? 4 केजी का रिएक्शन फोर्स। वेरी गुड, 4 kg का रिएक्शन फोर्स स्मॉल f लिख देते। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। सो इक्वेशन इज m1g का साइन 37 प्लस स्मॉल f इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। डाटा 2 इंटू 10 साइन 37 का वैल्यू 3/5 प्लस स्मॉल f इज इक्वल्स टू 2a। 3 से ये कटा, 2 3 4 12, 12 प्लस स्मॉल f इज इक्वल्स टू 2a। दिस इज इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब आइए देखिए, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल f और a। आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगला इक्वेशन के लिए 4 kg पे आइए। फॉर 4 kg ब्लॉक, ये 37 डिग्री, ये रहा 4 kg का ब्लॉक। इस डायरेक्शन में काम कर रहा है m2g, इधर काम किया है m2g का साइन 37, इधर काम किया है m2g का cos 37। इधर अगर जरूरत पड़ेगा तो नॉर्मल n2। कोई फोर्स छूट गया क्या? रिएक्शन ऑफ 2 kg। हाँ, नीचे से स्मॉल f, नीचे से ना।
और ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ए से, तो क्या मेरा इक्वेशन m2g sin 37 माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा? यस सर। m2 का वैल्यू 4, g का वैल्यू 10 sin 37, 3/5 माइनस f इज 4a, ये कटा 2, 24 माइनस f इज इक्वल टू 4a, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप 1 और 2 को सॉल्व करके दो वेरिएबल निकाल सकते हैं ना, स्मॉल f और a। यस सर। डायग्राम समझ में कुछ बोलना है? क्या बोलते हो, सब क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए Yes. इसको छोड़ दे, बनाओगे खुद से? यस सर, बना लेंगे। ये 20 न्यूटन आपको लेना है एक्स्ट्रा में, बाकी सबके साथ 20 न्यूटन को भी जोड़ समझ लीजिएगा। अच्छा, इस 20 न्यूटन की वजह से, इस 20 न्यूटन की वजह से होगा क्या? इस 20 न्यूटन की वजह से बस ये होगा कि जो आप अकेले यहाँ m1g sin 37 लिखे थे, एक और फोर्स ऊपर लग रहा 20 न्यूटन। ओके, यस सर। तो आप सॉल्व कीजिएगा खुद से उसको। ये रहा तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन। फिगर को देखो ध्यान से, डायरेक्टली आंसर बता सकते हो? कोई क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता सकते हो? कोई डायरेक्ट आंसर बताओ। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर इज 0। अच्छा, सॉरी, जी का वैल्यू 9.8 लेना है। जी का वैल्यू 9.8 लेना है तो कुछ आंसर बचेगा। अगर जी का वैल्यू 10 लेना रहता तो कोई आंसर नहीं बचता। बोलो, सही बोल रहे हैं? देखो भाई, देखो नीचे की तरफ लगेगा 10g और 100 न्यूटन, तो यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन। अगर g का वैल्यू आप 10 लेंगे तो नीचे भी 100 ऊपर भी 100 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया नहीं, 10 नहीं लेना है, 9.8 लेना है। अब जब आप नीचे 9.8 लेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे ना कि नेट फोर्स के लिए ऊपर में 100 और नीचे में mg, ऊपर में 100 और नीचे में मास है 10, g का वैल्यू 9.8, तो 100 माइनस 98, यहां आ गया 2 न्यूटन। अब इसी को मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करके ये निकाल लो, आंसर आ गया। क्या a का वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया? यस सर। ये है तुम्हारे पास कैसे लॉज ऑफ मोशन में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये सब आपके सामने आ रहा है। हाँ जी, चलिए थोड़ा सा आपको एक छोटा सा और थ्योरी आपको बताएं। इतना तक जो भी आप अभी न्यूमेरिकल पे काम किए वो तुमको ये सिखाया कि कैसे आप लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे। अभी तक आप है ना बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 4 फोर्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। एक है वेट, एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है स्ट्रिंग का फोर्स और एक है स्प्रिंग। यही 4 चीज अभी तक आप यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अब हम लोगों को अगला जो स्टेप बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स को जानने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि व्हाट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें भी क्या होता है इनर्शियल फ्रेम और क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप में से सब कोई 2-3 जगह में से एक जगह जरूर सैर किया होगा, बस की यात्रा, मोटरसाइकिल पे, ऑटो टेम्पो पे, ट्रेन में, लिफ्ट में, कहीं ना कहीं तो आप ऐसा चढ़े हैं ना। यस। मान लीजिए जैसे आप अगर किसी बस में चढ़े हैं,
तो आपके लिए बस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके लिए, आप एक ऑब्जेक्ट हैं तो बस है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके मोशन को बस के रिस्पेक्ट में हमको बताना है, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप लिफ्ट में चढ़े हैं तो आप एज ए ऑब्जेक्ट, आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो लिफ्ट है, लिफ्ट काम करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह, लिफ्ट काम करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह। अगर आप घर में अभी बैठे हैं तो आपके घर के पैर के नीचे का जो फ्लोर है वो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप किसी ट्रेन पे हैं तो ट्रेन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आप किसी एरोप्लेन में हैं तो एरोप्लेन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जिस बॉडी के मोशन के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं वो जिसके रिस्पेक्ट में मोशन करता है या करने वाला है उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मेरा ये मार्कर जो है वो मेरे हाथ में है तो इस मार्कर के लिए मेरा हाथ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम किसी बाइक के ऊपर बैठे हैं तो वो बाइक ही है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे? यस सर। यस अब सुन, जो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम सुन रहे हैं ये दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन हो जीरो, एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन हो जीरो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और वही ऐसा मानो कि एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन होता है नॉन जीरो वो कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो कोई भी ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट होगा, जिसका वेलोसिटी चेंज करेगा, जो एक्सेलरेट होगा, हम बार बार बोल रहे जो एक्सेलरेट होगा, जो एक्सेलरेट होगा, जो एक्सेलरेट होगा, वह है नॉन इनर्शियल। और जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वो किसी तरीके से एक्सेलरेट नहीं हो रहा। हम कहीं बोले क्या रुका हुआ है? हम नहीं बोले रुका हुआ है, हम बोले एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर बस के ऊपर चढ़े, बस ए टाउन से चल के बी टाउन तक जा रही है, बीच में रोड एकदम खाली है। तो ए टाउन से जब ये बस स्टार्ट हुई तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगी, बोलो सही है? यस सर। उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और फिर जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला होगा तो ब्रेक्स अप्लाई करके रुकेगा, सही है? यस सर। तो पूरे मोशन के दौरान तुम्हारा बस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? सर नॉन इनर्शियल। कुछ और बोलना है तो बोल लो। दोनों सर। दोनों, बिल्कुल सही। जब बस स्टार्ट होके शुरुआत में अपना स्पीड बढ़ा रहा था तो उस समय उसके अंदर एक्सेलरेशन था, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। फिर जब वो वही बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा, नाउ इट बिकम्स इनर्शियल। और बाद में फिर ब्रेक्स अप्लाई करके जब वो रुक रहा था, फिर से अपने आप को एक्सेलरेट कर रहा था, डिसलरेट कर रहा था, तो फिर से है वो नॉन इनर्शियल। समझ में आया? तो इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉन जीरो। इनर्शियल फ्रेम के ऊपर याद रखना
न्यूटन्स लॉज आर अप्लीकेबल, जितना भी आप न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब सीखे हैं, वो सब आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही काम करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम पे न्यूटन्स लॉज आर नॉट अप्लीकेबल, वहां पे न्यूटन्स लॉ काम नहीं करता। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे न्यूटन्स लॉ काम नहीं करेगा तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे? जो अभी तक हम लोग सीखे थे कि इतना फोर्स को इससे बैलेंस करो, इतना नेट फोर्स निकाल लो, एमए से इक्वेट कर लो, वो सब तो न्यूटन का लॉ है। तो अगर न्यूटन लॉ इसमें लगा ही नहीं सकते तो फिर न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया सूडो फोर्स का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया सूडो फोर्स का, कन्वर्सन of any non-inertial frame into inertial frame is possible by applying सूडो फोर्स। आप अगर चाहते हैं किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलना, जस्ट अ मिनट, आप अगर चाहते हैं किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलना, तो आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जो बॉडीज रखा है उस पे आप लगाइए सूडो फोर्स। एक बार अगर आप बॉडी के ऊपर सूडो फोर्स कंसीडर कर चुके तो आप अब मान सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम नाउ बिकम्स इनर्शियल। सर ये सूडो फोर्स क्या है? अरे यार, आप अगर कभी भी ऑटो का सहारा लिया होगा ना, ट्रेवल किया होगा, तो याद रखना तुम 5 किलोमीटर चलेगा ना तो तुमको 100 बार सूडो फोर्स का सामना करना पड़ता है। जितने बार ऑटो वाला आगे एक्सेलरेट करता, आप एक पीछे झटका महसूस करते हैं पीछे की तरफ। यस सर। ये उसका सूडो फोर्स है। जैसे ही ऑटो एक्सेलरेट होता है, बिकम्स नॉन इनर्शियल, तुमको लगता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स तभी काम आता है, सूडो फोर्स कोई सच्चा फोर्स नहीं है। सूडो का नाम ही मतलब ही हिंदी मतलब होता है झूठा। सूडो फोर्स कोई रियल एग्जिस्टेंस फोर्स नहीं है। ये तो एग्जिस्ट में तभी आएगा, ये तुम्हारे ऊपर तभी लगेगा जब तुम्हारा फ्रेम हो जाएगा नॉन इनर्शियल। अगर वो नॉन इनर्शियल है, अच्छा देखिए हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिएगा। आप किसी बस में खड़े हैं, बस चल रहा है, बस रुका हुआ है, बस एक्सेलरेट हो रहा है, बस डिसलरेट हो रहा है। बताओ तुम्हारे बॉडी पे वेट काम कर रहा है कि नहीं एमजी? हमेशा काम कर रहा है, हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे एक्सेलरेट हो डिसलरेट हो फर्क नहीं पड़ता, हम खड़ा रहे बैठे रहे, हमेशा मेरे ऊपर मेरा वेट काम कर रहा है। उसी तरह क्या फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन तुम पर हमेशा काम कर रहा है? फ्रिक्शन हमेशा काम कर रहा है। यस सर। लेकिन सूडो फोर्स कब कब काम करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करने लगता है कि मेरा बस एक्सेलरेट हो रहा है या डिसलरेट हो रहा है, तो उस समय सूडो फोर्स मेरे ऊपर आएगा। लेकिन वही बस, हम भी वही है, बस भी वही है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या रुक गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो सूडो फोर्स मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा। बोलो सही है? यस सर। तो सूडो फोर्स हमेशा उसी समय काम आएगा, उसी समय इफेक्ट में आएगा, उसी समय बॉडी पे लगेगा
जब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाए नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाए, बस सिंपल मतलब है उसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया तो तुमको सूडो फोर्स लगेगा, तुम्हारे ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। बाकी जो फोर्सेस लग रहा था वो वैसे ही लगेगा जैसे पहले था, नॉर्मल वैसे ही लगेगा, एमजी वैसे ही लगेगा, टेंशन वैसे ही लगेगा, स्प्रिंग फोर्स वैसे ही लगेगा, सब वैसे ही लगेगा जैसे पहले था। बस अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो इन सब के साथ सूडो फोर्स भी लगेगा। चलिए सर बढ़िया बताएं। अब जरा बताइए सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, अरे भाई कोई भी फोर्स में दो चीज होता है, एक होता है सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखना सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है MA, MA, MA। मास किसका? तो मास है बॉडी का, बॉडी का मास लो, और एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। समझे? सूडो फोर्स हमेशा MA होता है, जिसमें M होता है बॉडी का मास जो उस फ्रेम पे रखा है, और A होता है फ्रेम का एक्सेलरेशन, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन A होता है। अब सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन बॉडी, ये हमेशा बॉडी पे लगेगा, इन opposite direction of acceleration of non-inertial frame, non-inertial frame। यहां लिख नहीं पा रहे, समझ जाए। हमेशा सूडो फोर्स का डायरेक्शन जिधर भी हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट में होगा। जैसे देखो हम यहां खड़े हैं, एक बस में खड़े हैं और ये बस उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर वो बस ड्राइवर एक्सेलरेट करेगा तो मेरे ऊपर सूडो फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। इसलिए जब भी वो एक्सेलरेट करता हम पीछे झुकते हैं, जब भी वो एक्सेलरेट करेगा हम पीछे ऐसे झुकेंगे। कारण है कि मेरे पैर के नीचे का फ्रेम बिकम्स नॉन इनर्शियल, तो अगर एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स पीछे। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। आगे सुनो, अगर वो ब्रेक्स लगाया तो हम किधर मूव करेंगे? फॉरवर्ड। आगे। कारण ये है कि जैसे वो ब्रेक लगाया आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इधर है तो मेरे बॉडी पे सूडो फोर्स आगे लगता है। जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा सूडो फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। देखो जरा गौर से, मान लो जैसे हमारे पास ये एक ट्रक है और इस ट्रक का एक्सेलरेशन है लेफ्ट की तरफ और इस पे एक ब्लॉक रखा है। अभी ये ट्रक इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? अरे बोलो। नीचे बोलिए सर। हम बोले अभी ये ट्रक इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? एक्सेलरेट कर रहे थे। अरे देख नहीं रहा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है भाई, नॉन इनर्शियल। तो जैसे ही तुम उस ट्रक को नॉन इनर्शियल से इनर्शियल में बदलोगे, जो मेरा बॉडी रखा है उस पे लगेगा सूडो फोर्स। बोलो किधर सूडो फोर्स, लेफ्ट या राइट? राइट।
Right, sir. राइट की तरफ है शूडो फोर्स, वैल्यू है मास ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझ में आ रहा है? अब शूडो फोर्स पढ़ लेने से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आपको कोई नया नया तीर मारना है, बिल्कुल नहीं। जैसे आप अभी तक न्यूमेरिकल बनाना सीखे हैं वैसे ही बनाइए। बस अगर कभी एक्सेलरेशन हो फ्रेम में तो एक शूडो फोर्स बना दीजिए एक्स्ट्रा। जैसे सर क्या बोलना चाहते हैं जरा देखो। मान लो ये हमारे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक पुली लगा है, पुली से 2 ब्लॉक जुड़ा है। ये ब्लॉक मान लो m मास का है, ये ब्लॉक मान लो 3m मास का है। तो तुम जरा हमको सोच के बताओ कौन ऊपर कौन नीचे जा रहा है अभी? m ऊपर जा रहा है, 3m नीचे। m ऊपर जा रहा है सपोज एक एक्सेलरेशन से, और 3m नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से, करेक्ट ना? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ऐसा, टेंशन ऊपर, mg नीचे, इसका भी टेंशन T ऊपर, 3mg नीचे। बोलो सही है? ये कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। अब मान लीजिए इतने कहानी के साथ हम तुमको एक लाइन और ये भी जोड़ दें। क्या जोड़ दें? कि देख भाई ये लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है g/3 एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? g/3 से। तो अब तुमको दिख रहा है क्या कि जहां मोशन हो रहा है जिस फ्रेम में वो खुद एक्सेलरेटेड है? यस सर। तो आप अगर इसके एक्सेलरेशन को खत्म करके इसको इनर्शियल बनाना चाहेंगे तो इस पे लगाएंगे शूडो फोर्स। यस सर। ऊपर एक्सेलरेशन था तो दोनों पे शूडो फोर्स, नीचे लगेगा। इसका होगा मास इंटू g/3 और इसका होगा 3m इंटू g/3। बोलो समझ में आया? यस सर। MA M किसका? तो बॉडी का मास, A किसका? तो फ्रेम का एक्सेलरेशन। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक, तो चलो जरा इसका इक्वेशन लिखते हैं कि आखिर इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे। फॉर मोशन ऑफ स्मॉल m, देखो भाई ऊपर जा रहा है, लिखेंगे टेंशन माइनस mg माइनस mg/3 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बस उस एक्सेलरेशन को कैंसिल करने के लिए शूडो फोर्स लग गया। इसी तरह अगर हम तुमसे बोले कि चलो भाई इक्वेशन लिखो फॉर मोशन ऑफ 3m के मोशन के लिए, तो 3m नीचे जा रहा है तो हम लिखेंगे 3 हम लिखेंगे 3mg प्लस 3mg/3 माइनस t इज इक्वल्स टू ma। बोलो सही है? यस सर। आराम से सॉल्व कीजिएगा, आपको जो डाटा निकालना है निकाले। देखिए आप प्रॉब्लम में कब फंसते? जब आप अपने से कोई नया नियम कानून बनाने लगते हैं। आपको आपका टीचर बार बार बोल रहा है जब शूडो फोर्स आएगा तो ऐसा नहीं कि बाकी फोर्सेस पे तुम ऊपर नीचे कुछ भी करो, जो अभी तक सीखे हो एकदम 100% परफेक्ट सीखे हो उसको वैसे ही यूज करना है। बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन को कैंसिल करने के लिए तुमको बॉडीज के ऊपर शूडो फोर्स बनाना पड़ेगा। जिधर भी फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा जस्ट उसके अपोजिट में। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक, देखिए तो इस फिगर को ध्यान से। अगर मेरा ये पर्टिकुलर ट्रॉली राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो बॉब पे शूडो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। तो क्या मेरा बॉब जो आपको यहां दिखाई दे रहा है वो यही रहेगा क्या? नहीं, वो लेफ्ट में खिसक जाएगा।
आप लेफ्ट में बनाइए सूडो फोर्स MA, नीचे की तरफ बनाइए MG, इस डायरेक्शन में थ्रेड का टेंशन जो जैसे पढ़े थे। अब देखो, figure shows a pendulum suspended from roof of a car that has a constant acceleration a relative to, find the deflection of the pendulum from the vertical as observed from the, मतलब वर्टिकल से उसका डिफ्लेक्शन निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे? बन तो गया यार, बन तो गया, तुम देखो ना, बस है ना, उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो अच्छे से। टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक राइट आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, टी का ऊपर वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा और राइट वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा आएगा। यस सर। देख के फिगर अच्छे से बताओ, बॉब रुका हुआ है या मोशन में है? मोशन में सर। अरे रुका हुआ है यार, ये जब आगे गया तुम तो इसको कैंसिल कर दिया ना सूडो फोर्स लगा के। यस। जब तुम इसको कैंसिल कर दिया तो बॉब अब यहां रहेगा तो यहीं ना रहेगा, अब कहां जाएगा? तो रुका हुआ होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि टी साइन थीटा एमए को बैलेंस किया है, टी साइन थीटा एमए को बैलेंस किया है। और बोलो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस किया? mg को। दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे टी कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा tan थीटा, राइट हैंड साइड में m कट जाएगा, a by g आएगा। तो आपको मिला कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a by g। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस आप कवर किए हैं। सो जब आपको हम नोट्स भेजेंगे आप इसको बढ़िया से कॉपी कीजिएगा। कोई भी चीज अगर ऐसा लगे कि नहीं समझे हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास। इज दिस क्लियर?